वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, या आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट क्यों डाला गया है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्टिव सेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट के लिए इंट्रोडक्टिव सेशन हम लोग ले रहे हैं? वी आर टेकिंग दिस इंट्रोडक्टिव सेशन फॉर इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। इसका जो एब्रीविएशन है वो है EME, और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 22342। ठीक है, इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा, अगर मान लीजिए कि आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और कॉलेज आपका ऑफलाइन चलने लगता है और एग्ज़ाम भी आपके मान लीजिए ऑफलाइन होते हैं, थियरी एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस केस में 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको जो है 28 मार्क्स एनी हाउ स्कोर करने होंगे। और ये पेपर को सॉल्व करने के लिए, 70 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन उसके बाद ये 30 मार्क्स आते हैं 20 + 10 से। ये 20 मार्क्स आ गए आपके मिड टर्म और एंड टर्म के एवरेज से, और 10 मार्क्स आ गए आपके माइक्रो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज से। इसमें कोई मिनिमम मार्क्स अचीव करने की कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें से 0 भी ले सकते हैं, इसमें 30 आउट ऑफ 30 भी ले सकते हैं। तो जितने ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ से लेंगे थ्योरी के प्रोग्रेसिव असेसमेंट से, उतना ही ज़्यादा आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा। ओके, तो इस तरीके से कंबाइनली अगर हम देखेंगे थ्योरी के एंड सेमेस्टर एग्जाम प्लस प्रोग्रेसिव असेसमेंट, तो एंड सेमेस्टर एग्जाम से आगे 70 मार्क्स और प्रोग्रेसिव असेसमेंट से आगे आपके 30 मार्क्स। इस तरीके से आपका ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है, जिसमें से आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेने हैं। तो ये 40 मार्क्स आप चाहे तो पूरे के पूरे थ्योरी से भी ले सकते हो, इन 70 मार्क्स में से भी ले सकते हो, या फिर 28 मार्क्स थ्योरी से लेकर 12 मार्क्स यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, प्रोग्रेसिव असेसमेंट से थ्योरी की। देन उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल के बारे में देखते हैं इसमें। तो इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 25 मार्क्स का होगा, और उसके अंदर जो एग्जामिनर रहेगा, जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करेगा, वो दूसरे कॉलेज से सर आएंगे और वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है। वो तो या तो आपको जो है कोई एक्सपेरिमेंट नंबर देंगे और बोलेंगे कि आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताना है, या फिर सब्जेक्ट बेस्ड जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे आपको वो सॉल्व करने रहेंगे, और साथ ही साथ आपका वाइवा भी वो ले सकते हैं। तो ये इन 25 मार्क्स में से आपको मिनिमम 10 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, 10 मार्क्स से अगर बिलो रहेंगे तो आप फेल कंसिडर किए जाओगे। देन उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल के प्रोग्रेसिव असेसमेंट के ऊपर। तो ये 25 मार्क्स का जो है इसका वेटेज है, और ये मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे आपको? जो मैनुअल रहेगा, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी का जो मैनुअल रहेगा, उस मैनुअल के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स आप लोग लिखते हैं, वो सारी रीडिंग्स वगैरह इसमें प्रॉपरली लिखी हुई रहनी चाहिए। आपने सारे जो है प्रैक्टिकल अटेंड किए हुए रहने चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये 25 मार्क्स में से मार्क्स मिल जाएंगे प्रैक्टिकल के प्रोग्रेसिव असेसमेंट वाले। तो इस तरीके से अगर हम कंबाइन करते हैं प्रैक्टिकल का एंड सेमेस्टर एग्जाम प्लस प्रोग्रेसिव असेसमेंट, तो ये हो जाते हैं 25 + 25 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स लेने हैं। 20 मार्क्स का डिवीजन आपको कैसे करना है? प्रैक्टिकल के प्रोग्रेसिव असेसमेंट्स में से एनी हाउ 10 मार्क्स आपको लेने हैं, और प्रैक्टिकल के एंड सेमेस्टर एग्जाम में से आपको एनी हाउ 10 मार्क्स लेने हैं। तो ये 10 + 10 हो गया आपका 20। अगर आप ओवरऑल वेटेज देखेंगे इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी का, तो आपका जो है ये 150 का होगा। कैसे 150 का होगा? 100 मार्क्स आ गए आपके थ्योरी के पोर्शन से, और 50 मार्क्स आ गया आपके प्रैक्टिकल वाले पोर्शन से। तो इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, तो जो लोग फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे, तो फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने यही चीज़ें बताई थी, तो वो हमने रिपीट भी कर लिया है उसको। अब आते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। कौन सा सब्जेक्ट है? इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। अब ये मेट्रोलॉजी आपके सिलेबस में क्यों डाला गया है, या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं सिलेबस के ऊपर लेके चलता हूँ इसके। तो देखिए, आप लोगों को ये दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो ये क्या है? आपका सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे नज़र आने लगा आपको, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। इसका जो है एब्रीविएशन है EME, और सब्जेक्ट कोड है 22342। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो कोर्स आउटकम है, कोर्स आउटकम मतलब क्या? अभी मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्स डिप्लोमा के अंदर अगर हम देखेंगे MSBT के टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग टू द MSBT टर्मिनोलॉजी, कोर्स स्टैंड फॉर द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट के बजाय उसको क्या बोलेंगे? कोर्स। सब्जेक्ट को किस नाम से बुलाएंगे हम लोग यहाँ पर? कोर्स के नाम से बुलाएंगे। तो ये सब्जेक्ट सीख लेने के बाद, मतलब एट द एंड ऑफ दिस सेमिस्टर, आप जब ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, इसके अंदर जितने 5 चैप्टर है वो सारे चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो कि एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर, जब पूरा सेमिस्टर एंड हो जाता है, तो आप लोगों ने इस सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, सबसे पहले सेलेक्ट द रिलेवेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट।
अब कोई भी चीज़ आपको मेजर करनी है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा वो सबसे पहले आपको उसका सिलेक्शन करते आना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आपको अगर डिस्टेंस लेंथ मेजर करनी है तो आप क्या करोगे, किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे आप लोग? मैं बोलता हूँ आपको कि एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या इस्तेमाल करोगे? स्केल। स्केल का इस्तेमाल करोगे। वेरी वेरी गुड। तो उसके अंदर जो यूनिट्स दिए हुए रहेंगे वो यूनिट्स क्या रहेंगे? मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, इस तरीके की यूनिट्स रहेंगे ना। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर रहेगा उसमें, मिलीमीटर भी रहेगा उसमें, दोनों चीज़ें होती है। आपकी जो स्केल है ना जो आप लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की आती है, उसके अंदर मिलीमीटर्स के भी यूनिट्स हैं और सेंटीमीटर के भी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़, अब जैसा मैं आपको कोई लिक्विड देता हूँ और बोलता हूँ कि इसको मेजर करो, तो आप कैसे मेजर करोगे उसको? कौन से यूनिट में मेजर करोगे उसको? लीटर। वेरी गुड। लिक्विड को अगर मेजर करना है, हाँ वेरी गुड, अगर लिक्विड को मेजर करना है तो हम लोग लीटर वाले यूनिट में मेजर करेंगे। और लीटर वाले यूनिट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है हम लोगों को पता ही है वो किस तरीके का यूनिट है। देन उसके बाद अगर आपको कोई डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोलता हूँ तो आप लोग जो है उसको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, किलोमीटर्स, किलोमीटर। हाँ किलोमीटर्स है, माइल्स है, नॉटिकल माइल्स है, ये सारी चीज़ों में आप जो है उसको मेजर करोगे, है ना। अगर मैं आपको जो है वेट मेजर करने के लिए बोलता हूँ तो आप क्या करोगे? मिलीग्राम, ग्राम, केजी, किलोग्राम, ग्राम, केजी, किलोग्राम। हाँ, तो यही सारी चीज़ों में मेजर करोगे। तो आप एट द एंड ऑफ दिस सेमिस्टर और पूरा ये सब्जेक्ट पढ़ लेने के बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको जो भी क्वांटिटी मेजर करनी है उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट हमको इस्तेमाल करना है और वो यूनिट कौन से इंस्ट्रूमेंट में होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरेटर्स। अब कंपैरेटर क्या होता है? एक होता है मेजरिंग डिवाइस, एक होता है कंपैरेटर। अब कंपैरेटर क्या करता है? कंपेयर करता है मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, जो है वो कंपेयर करने वाली डिवाइस को बोलते हैं हम लोग कंपैरेटर। देखो इसके नाम में लिखा हुआ है कंपैरेटर, कंपेयर करने वाला, है ना। तो जो हमने वैल्यू मेजर की है और स्टैंडर्ड कितनी होनी चाहिए थी, मान लीजिए स्टैंडर्ड होनी चाहिए थी वो 1 kg और हमने मेजर की है उसको 950 ग्राम्स, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया वो क्या हो गया? उसमें एरर आ गया अभी उतना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो 50 ग्राम्स का जो डिफरेंस है उसको ओवरकम करके उसको 1 kg के आसपास उसको लेकर आना पड़ेगा। तो कंपैरेटर क्या करता है? कंपेयर करता है मेजर्ड वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। ठीक है, उसको हम लोग कंपैरेटर बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के कंपैरेटर होते हैं। तो इसका आपका टोटली जो है एक चैप्टर है इसके ऊपर डिज़ाइन, चैप्टर नंबर 2 कंपैरेटर्स के ऊपर, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के कंपैरेटर्स पढ़ने वाले हैं। मैकेनिकल कंपैरेटर है, न्यूमेटिक कंपैरेटर है, सिग्मा कंपैरेटर है, जोहानसन माइक्रोग्रेटर है। तो इस टाइप के अलग अलग कंपैरेटर जो है हम लोग इसमें सेकंड जो चैप्टर है आपका उसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, देन आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर? सेलेक्ट द गेजेस, फीड्स एंड टॉलरेंसेस फॉर मशीन कंपोनेंट। अभी टॉलरेंस क्या होता है आप लोगों को पता है? टॉलरेंस तो एक आम टर्मिनोलॉजी है या सब लोगों को पता ही होता है ना। टॉलरेंस किसको बोलते हैं, है ना, पता है आप लोगों को टॉलरेंस क्या है? अभी देखिए बहुत सारी जगहों पे आप लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी यूनिट्स लिखा होता है ना उसमें +-1 +-2 ऐसे लिखते हैं ना। देखा है आप लोगों ने कहीं पे कि +-1 +-2 +-0.5 इस तरीके से जो है आपका जो भी वैल्यू होती है, जो यूनिट होता है उसके आगे पीछे लिखा हुआ होता है ना। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस माइनस का जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मान लीजिए आपको मैं अगर बोलता हूँ कि 100 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली 100 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 100 सेंटीमीटर विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बिकॉज ड्यू टू द सर्टेन रीजन्स वी कैनॉट ड्रॉ इट एट द एक्यूरेट 100 सेंटीमीटर वैल्यू। ठीक है, एकदम 100 सेंटीमीटर पे जो है हम उसको नहीं गिन सकते हैं या फिर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एक टॉलरेंस लिमिट देते हैं। तो उसमें टॉलरेंस लिमिट क्या दूंगा मैं? तो मैं कैसे बोलूँगा आपको? 100 सेंटीमीटर +-1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया?
अगर वो 99 सेंटीमीटर की भी रहेगी तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल, 100 सेंटीमीटर की रहेगी तो वेल एंड गुड, और 101 सेंटीमीटर भी अगर हो गए तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ओके, तो ये सारे सिचुएशंस इस तरीके से है कि आपका जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू को अचीव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। दैट्स वाई टॉलरेंस का एक जोन दिया जाता है, टॉलरेंस की लिमिट्स दी जाती है। तो उन टॉलरेंस के लिमिट्स को जो है हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में या फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंटली इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यस, तो समझ में आया टॉलरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? यस सर। सबको समझ में आया टॉलरेंस क्यों ज़रूरी है? अगर मैं अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया एक लाइन का 100 सेंटीमीटर वाली, अभी इस तरीके से बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उसका लेंथ होती है, हाइट होती है, विड्थ होती है, ब्रेड्थ होता है ना। इस तरीके के सारे जो डायमीटर होता है उसका, इंटरनल डायमीटर है, आउटर डायमीटर है, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं इस तरीके के। तो प्रैक्टिकली उनको एग्जैक्टली अचीव कर पाना जो है वो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्टली उतना ही डायमेंशन को अचीव कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ बार बार, इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल होता है? अगर मान लीजिए 100 प्रोडक्ट हमने बनाए हैं 100 सेंटीमीटर बोलकर, अभी उसमें से कोई एक दो चार जो है प्रोडक्ट बन भी गए होंगे 100 सेंटीमीटर वाले, लेकिन जब हम उसको मेजर करने जाएंगे तो परफेक्टली जो है मेजरिंग के टाइम पे एरर हो सकता है, तो उसको फाइंड आउट करना जो है ना डिफिकल्ट है। दैट्स वाई टॉलरेंस का जो है वहाँ पे एक जोन देना बहुत ज़रूरी है। सॉरी। तो वहाँ पर जो है आपको टॉलरेंस का जोन देना जो है बहुत ज़रूरी होता है। देन उसके बाद आते हैं फिट्स के ऊपर। अब फिट्स क्या होता है? डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिट्स बोलते हैं। डिग्री ऑफ टाइटनेस, डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस, ठीक है। अब टाइटनेस और लूजनेस किसको बोलेंगे? मान लीजिए आप लोग जीन्स जो है पैंट खरीदने के लिए शॉप पर गए हैं, तो उसका ट्रायल करके देखते हैं। लेने से पहले ट्रायल करते हैं ना, दुकान के अंदर एक ट्रायल रूम बना हुआ होता है, आप पहन कर देखते हो, उसको ट्रायल करते हो। तो मान लीजिए एकदम वो फिट हो गया, एकदम फिट हो गया आपको, तो आप क्या बोलोगे उसको क्या बोलोगे? वो खरीद लोगे आप? एकदम फिट हो गया, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से आपने जो है उसको पहना है, तो आप उसको परचेस करोगे? वो पैंट परचेस करोगे उस साइज वाला? नो सर, नहीं करोगे। अभी दूसरा आपने क्या किया? दूसरा ट्रायल किया, दूसरा पैंट ट्राई किया है, वो बहुत ही लूज हो रहा है आपको, अगर आप उसको जो है छोड़ देंगे तो वो नीचे उतर जाएगा, तो वो वाला पैंट आप परचेस करोगे? नो सर। वो दोनों भी आप पसंद नहीं करोगे। जो एकदम टाइट आ गया वो भी पसंद नहीं करोगे आप, जो एकदम लूज हो गया वो भी आप उसको पसंद नहीं करोगे। आप किसको पसंद करोगे? जो आपको कंफर्टेबल रहेगा, है ना। मीडियम। कंफर्टेबल मतलब कैसा? जो आपको ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है हमारा फिट्स मतलब क्या है? डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस। हमको एकदम लूज भी नहीं चाहिए, हमको एकदम टाइट भी नहीं चाहिए, हमको कैसा चाहिए वहाँ पे? एकदम परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट अब किसको डिफाइन करेंगे? परफेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? परफेक्ट मतलब क्या है? एंगेजमेंट प्रॉपर हो। अब आप जो पैंट ले रहे हो आपको कंफर्टेबल रहे, कंफर्टेबल, उसको हम लोग परफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब गेजेस किसको बोलते हैं? गेजेस इज ऑल्सो अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग गेज बोलते हैं। आमतौर पे जितने भी मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरीज होती हैं उन जगहों पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके बजाय हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे गेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो गेजेस के इस्तेमाल से क्या होता है? हमारा टाइम सेव होता है और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले। तो पॉइंट ए जो है वो हम 1st चैप्टर में पढ़ेंगे, पॉइंट ए। पॉइंट बी पढ़ेंगे हम लोग 2nd चैप्टर में, पॉइंट सी पढ़ेंगे हम लोग 3rd चैप्टर में। तो पॉइंट सी तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट डी के तरफ। पॉइंट डी क्या है? देखिए अभी यहाँ पे यूज द रिलेवेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स एंड गियर्स। अभी थ्रेड्स और गियर्स किसको बोलते हैं वो पता है आप लोगों को? थ्रेड्स किसको कहा जाता है और गियर किसको कहा जाता है?
देखा है सब लोगों ने? थ्रेड और गियर सर क्या देखे क्या क्या? क्या सर? थ्रेड और गियर Gear? देखे क्या सब लोगों ने? हाँ, थ्रेड। गाड़ी का क्या? हाँ, जो भी आमतौर पे थ्रेड्स होते हैं, बस वही उसकी ही बात कर रहा हूँ मैं। थ्रेड तो सर वो नट में बोल्ट में होता है ना थ्रेड? यस सर। हाँ हाँ, नट बोल्ट में होता है, राइट राइट राइट। हाँ सर, नट बोल्ट में होता है थ्रेड। हाँ देखो इस तरीके का, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो ये हाँ, थ्रेड ये है। अब ये थ्रेड है ना, ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, है ना, बहुत टाइप है इसके अंदर, थ्रेड्स के अंदर। तो ये थ्रेड्स की टर्मिनोलॉजी हमको समझनी है। अभी देखो यहाँ पे इस इमेज में मैं आप लोगों को अगर बताऊंगा, तो ये थ्रेड के अंदर देखो, ये थ्रेड है, इसको थ्रेड बोल रहे हैं हम लोग, इसको नट बोल रहे हैं, इसको रन आउट बोल रहे हैं, इसको शैंक बोल रहे हैं, इसको रेडियस बोल रहे हैं। ये थ्रेड की लेंथ हो गई इतनी, ठीक है। तो इसके अंदर और भी बहुत डिटेल में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। इसमें जो है एक पिच होता है, एक क्रीप होता है, ठीक है। बोल्ट में होता है सर। हाँ नट में बना रहता है, नट में। हाँ, नट और बोल्ट दोनों में होते हैं। अभी इसमें अगर कोई बता सकेगा कि इसमें नट कौन सा है और बोल्ट कौन सा है, कोई बता सकता है? छोटा वाला जो ये टाइट वाली- का नट है। चलो छोटा वाला है वो नट है। और वो हाँ बड़ा देखो यहाँ पे यहीं से देख के बोल रहे हो आप लोग, चलो ठीक है। लेकिन अभी इसको याद रखना, ये जो है ना छोटा वाला जो पोर्शन है ना, अभी ये वाली इमेज में अगर मैं बताऊंगा, ये छोटा वाला जो है ना, ये बाजू में जो साइड में रखा हुआ है, ये क्या है आपका? नट है। और ये जो बड़ा वाला है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोल्ट बोल रहे हैं। अब नट के अंदर भी थ्रेड किए गए हैं और बोल्ट के अंदर भी थ्रेड किए गए हैं। नट के अंदर जो थ्रेड किए गए हैं वो इंटरनल थ्रेड है। कौन से टाइप के थ्रेड किए गए? इंटरनल थ्रेड किए गए, देखो इसके अंदर के साइड से थ्रेड है ना। और जो बोल्ट है आपका, बोल्ट के ऊपर आउटर थ्रेड किए गए हैं, ठीक है। तो इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड। तो इंटरनल थ्रेड किसके ऊपर रहेंगे? नट के ऊपर रहेंगे। और एक्सटर्नल थ्रेड्स किसके ऊपर रहेंगे? बोल्ट के ऊपर रहेंगे। तो अभी इसको जो है, हाँ इसको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको, ओके। ओके सर। चलो अब यहाँ पे जो हमारा 4th चैप्टर है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? थ्रेड्स के बारे में अलग अलग टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बस उसी तरीके से जो है थ्रेड्स के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास गियर्स भी होते हैं। देखो इस तरीके के गियर्स होते हैं जो आपके गियर बॉक्स वगैरह में होते हैं। हर टाइप के व्हीकल में आपको 2 व्हीलर में मिल जाएंगे, ये 4 व्हीलर में मिल जाएंगे। किसी भी मशीन के अंदर आप जहाँ पे भी एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हो और उसकी जो पावर की जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, उस जगह पे आपको क्या लगेंगे? गियर्स का अरेंजमेंट लगेगा, ओके। तो गियर्स भी ढेर सारे टाइप्स के होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एक गियर्स दिए हैं, यहाँ पे ये स्पर गियर इसको बोलते हैं, इसको हेयरिंग बोन गियर बोलते हैं, इसको बीवेल गियर बोलते हैं, इसको वॉर्म गियर बोलते हैं, इसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं, इसको इंटरनल गियर बोलते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे टाइप्स है जो गियर के अलग अलग टाइप्स हमको पढ़ने हैं। किस में पढ़ने हैं? वो आपको 4th वाले चैप्टर के अंदर। 4th चैप्टर। हाँ, उसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, उसके अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। और उसको मेजरमेंट कैसे करना है, उसके अलग अलग जो है चीज़ों का मेजरमेंट किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। देन उसके बाद आइए हमारा 5th वाले पॉइंट के ऊपर। 5th वाले पॉइंट में क्या है? यूज लीनियर एंड एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लीनियर तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, जैसा स्केल का एग्जांपल आप लोगों ने दिया है, तो वो लीनियर मेजरमेंट के काम में आता है। अब एंगुलर मेजरमेंट, मान लीजिए कुछ एंगल आपको मेजर करना है, तो उस टाइप के जो है किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का आपका वहाँ पे सिलेक्शन करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, वही सारी चीज़ें जो है हम लोग 5th वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आइए 6th वाले चैप्टर के ऊपर। 6th वाले चैप्टर में क्या है? सेलेक्ट रिलेवेंट सरफेस टेस्टिंग मेथड्स। तो सरफेस स्मूथ है या रफ है, किस तरीके का है, उसको टेस्ट कैसे करना है, उसको जो है उसको फाइंड आउट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th वाले आपके चैप्टर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर और एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट आपको ये 6 चीज़ें के ऊपर कमांड आ जानी चाहिए, या फिर ये सारे 6 चीज़ें जो है आप लोगों ने सीख लेनी चाहिए। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? कोर्स आउटकम्स। मतलब इसका निचोड़, इस सब्जेक्ट का निचोड़ ये है कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस सब्जेक्ट से सीखनी है। तो सीखेंगे सब लोग? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। सब लोग बोलो। सब लोगों को सीखना है कि 2-4 लोगों को ही सीखना है सिर्फ? सर सबको सीखना है। हाँ, तो सब लोग बोलो, फिर अपना अपना माइक अनम्यूट Yes, करो, sir. सब लोग बोलो।
तो Yes, मुझे sir. समझ में आएगा Yes, कि सब sir. लोग जाग रहे हैं, सोए नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. ब्रेकफास्ट Yes. करके आओ ना। ब्रेकफास्ट हुआ है ना आप लोगों का? Yes. हुआ है कि नहीं Yes, ब्रेकफास्ट? sir. ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन Yes, से खाना sir. ही नहीं खाया आप लोगों ने। Yes, sir. हाँ, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, वेरी गुड। यस सर। चलो वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपका क्या चीज़ें सीखनी है। अभी आते हैं हमारे सब्जेक्ट के नाम के ऊपर। अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी। तो कोई बता सकता है कि मेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं? इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, अभी कुछ देर के लिए हम लोग सिर्फ आधा ही टर्म हमारे सब्जेक्ट का देखेंगे, मेट्रोलॉजी। सो व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी, कोई बता सकता है? ये नॉर्मल सा टर्म है, ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि मेट्रोलॉजी किसको कहा जाता है, कैसे होता है। यस, एनीवन? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेट्रोलॉजी ये टर्म आया है, वो आया है मेजरमेंट से। कहाँ से आया है ये टर्म? मेजरमेंट से। मेजर करना मतलब क्या करना? गिनना, है ना, काउंट करना। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि काउंट करना क्यों ज़रूरी है या फिर मेजर करना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सब लोगों ने तो कॉलेज तो देखा ही है हमारा कहाँ है, ठीक है। Yes, sir. अभी मैं एक नया पर्सन हूँ जो कॉलेज आया हूँ, ठीक है, और आया हूँ मैं मान वाले साइड से, ठीक है, बाय रोड आया हूँ मैं, उस वाले साइड से आया हूँ, सूरत हाईवे से आया हूँ, मुंबई सूरत हाईवे की तरफ से आया हूँ, और मुझे अभी जाना है बोईसर रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो आप लोग कैसे मुझे बताओगे अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हाउ कैन आई रीच बोईसर रेलवे स्टेशन फ्रॉम थीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो मुझे आप कैसे बताओगे? लोकेशन। कैसा, किस तरीके का लोकेशन? आप कैसे समझाओगे मुझे कि मैं कैसे पहुंचूं वहां पे बोईसर के रेलवे स्टेशन के ऊपर? यस, कोई नहीं बता सकता है मैं कैसे जाऊं रेलवे स्टेशन? किसी को नहीं पता? आपको बताएगा सर, डायरेक्ट रोड दिखाएंगे, ये रोड से स्ट्रेट जाने का, बाद में राइट करने का, जो भी है इसका ऐसे बताएंगे। ऐसे बताओगे तो वो करेक्ट होगा, वो तो करेक्ट आपको होगा। लोकेशन का भी बता सकते हैं। With distance, sir. विद डिस्टेंस, वेरी गुड बाबू। कैसे बताओगे? डिस्टेंस के थ्रू बताओगे। आपको जो है, हाँ, ये डिस्टेंस क्या है? अब एक यहाँ पे क्वांटिटी है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, सबसे पहले तो आप क्या बताओगे कि बोईसर के रेलवे स्टेशन से थीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का टोटल डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर्स का है, 4 किलोमीटर्स का है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताओगे, है ना। गूगल मैप्स में भी डालते तो सबसे पहले क्या दिखाता है हमको? ओवरऑल डिस्टेंस बताता है ना। फिर बताएगा आपको कि आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। फिर आफ्टर 1 किलोमीटर स्ट्रेट जाने के बाद आपको क्या करना है, एक राइट की तरफ टर्न लेना है। फिर टर्न लेने के बाद आपको 500 मीटर्स तक जाना है, ठीक है। 500 मीटर्स तक जाने के बाद आपको फिर अगेन क्या करना है, राइट टर्न लेना है। फिर राइट टर्न लेने के बाद आपको क्या करना है, अगेन 200 मीटर्स तक जाना है। फिर एक लेफ्ट टर्न लेना है। फिर आपको स्ट्रेट जाना है, आप डायरेक्टली रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से जो सॉरी, मेरा माइक शायद म्यूट हो गया था। हाँ, ओके। तो देखो मैंने क्या बोला अभी कि मुझे मेरे डेस्टिनेशन बताने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो आपने पहले क्या बताया मुझे कि 2 किलोमीटर्स तक मुझे स्ट्रेट जाना है। देन उसके बाद आफ्टर 2 किलोमीटर्स आई हैव टू टेक द राइट टर्न। आफ्टर टेकिंग राइट टर्न आई हैव टू गो स्ट्रेट टिल 1000 मीटर्स। After 1000 meter, I have to take again right, and after taking right turn, I have to go till 200 meters. After covering the 200 meter, I have to take left turn. After taking the left turn, I have to go again 500 meters. So this is how you can
tell me the distance or tell me the destination. How can I reach the Boisar railway station? So for telling me or for letting me know where is the Boisar railway station, you are using two types of what can I say, two types of units. दो यूनिट्स का आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे. कौन से दो यूनिट्स रहेंगे वो? पहला तो रहेगा डिस्टेंस, जो आप किलोमीटर्स में या फिर मीटर्स में बता रहे हो, और दूसरा रहेगा डायरेक्शन, है ना. अभी और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि करेंसी के इस्तेमाल से पहले, मतलब ये जो करेंसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुपीज़ है, रुपी क्या है, करेंसी है. डॉलर है, डॉलर क्या है, करेंसी है ना. इसी तरीके से पौंड है, पौंड क्या है, करेंसी है. तो ये करेंसी का इन्वेंशन होने से पहले हम लोग क्या करते थे, मतलब हम लोग से मुराद इंसान क्या करते थे, ह्यूमंस क्या करते थे? चीजों का, अगर समझो मुझे कोई चीज लेनी है, मेरे पास एक चीज देते हो, दूसरी चीज लेते हो. हाँ, वेरी गुड. चीजों की अदला बदली करते थे. क्या करते थे? चीजों की अदला बदली करते थे. मान लीजिए किसी के पास व्हीट है, गेहूं है, उसको क्या चाहिए, राइस चाहिए, तो वो क्या करेगा, व्हीट देगा और राइस देगा. अब उसमें भी क्या करते थे कि अब कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, तो जितने क्वांटिटी में वो व्हीट देगा उतने क्वांटिटी में वो राइस लेगा, या फिर जितने क्वांटिटी में राइस देगा उतने क्वांटिटी में व्हीट लेगा, है ना. इस तरीके का अरेंजमेंट वहाँ पे किया करते थे. सो मेट्रोलॉजी बेसिकली अगर हम देखेंगे, व्हाट इज मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट. इन शॉर्ट जो मैं समझाना आपको चाह रहा था कि मेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं, तो मेट्रोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट. किसके साथ डील करती है वो? मेजरमेंट के साथ डील करती है. ओके. तो हमारा जो सबसे पहला जो चैप्टर है, देखो मेजरमेंट में अब सारी चीज़ें, सारी मेजरमेंट आ गई. अब एप्पल से लेकर मैंने आपको जो है डिस्टेंस तक का बता दिया है. अभी फिर मैंने आपको जो है एक एग्जांपल लिक्विड का भी दिया था. लिक्विड को किस तरीके से मेजर करोगे, आयरन है, अगर आयरन को मेजर करना तो किस तरीके से करोगे. तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, ये चीज़ें अलग अलग यूनिट्स हैं जो मेजर करने के लिए हमको यूज़ करनी पड़ती है. अलग अलग यूनिट्स का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी. तो मेट्रोलॉजी से आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है कि मेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं. सो मेट्रोलॉजी किससे आया है, ये जो टर्म बना है मेट्रोलॉजी, ये टर्म आया है मेजरमेंट से. ठीक है, मेट्रोलॉजी. तो मेट्रो मतलब क्या है, मेजर, और मेजरमेंट. वो मेजर इंग्लिश वाला मेजर नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेजर, MEASURE, मेजर, गिनने वाला मेजर बोल रहा हूँ. ठीक है, यस सर. आ रहा है ना समझ में? वरना फिर वो आप लोग आर्मी में घुस जाओगे. वो मेजर, वो जो होता है आर्मी वाला जो मेजर होता है, वो उस मेजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. ठीक है, मेजरमेंट, मार्किंग स्कीम के बाद आपको मेट्रोलॉजी का मतलब समझाया मैंने. ठीक है, मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ के अंदर मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समझाया मैंने. सो विदाउट मेट्रोलॉजी अगर आपको कोई चीज़ समझानी है, कोई चीज़ बोलनी है, आप बिल्कुल उसको जो है आसानी से नहीं बोल पाओगे. आपको एक्सप्रेस करने के लिए जो है किसी ना किसी क्वांटिटी का वहाँ पे इस्तेमाल करना ही होगा. विदाउट यूजिंग क्वांटिटी आप जो है, आपके जो फीलिंग्स है या फिर जो भी चीज़ आप समझाना चाहते हो या बोलना चाहते हो, तो वो आपको बोलने नहीं आएगी, वो डिफ़िकल्ट जाएगा बोलना. और जो भी आप व्यवहार करते हो, जो भी आप ट्रेड करते हो, या फिर जो भी आप जो है लेन देन करते हो, उसके लिए जो है आप वहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट्स का ही इस्तेमाल करोगे. जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पुराने वाले दिनों में क्या करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. क्या होता था, चीज़ों की अदला बदली, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ करता था. तो जो क्या बोलेंगे उसको, प्रैक्टिकली रॉन्ग है या इथिकली रॉन्ग है, उसको ऐसे हम बोल सकते हैं. तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, गोल्ड और आयरन का. अभी मान लीजिए किसी पर्सन ए के पास गोल्ड है और के पास आयरन है, तो वो दोनों एक्सचेंज कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो अलग अलग है. तो अगर आप जो है वेट के कंपेरेटिवली करेंगे तो वो तो बिल्कुल गलत होगा. जिसके पास गोल्ड है उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, और जिसके पास आयरन है उसको तो बस वो तो माला माली हो गया, है ना. अगर वहाँ पे वेट वाली एंटिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कौन सा एक पैरामीटर वहाँ पे लगाएंगे जिसकी मदद से वो इक्विवेलेंट ट्रेड वहाँ पे हो सकता है या फिर सही ट्रेड वहाँ पे हो सकता है. तो उसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, है ना. करेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, गोल्ड की एक वैल्यू है वो डिफाइंड रहेगी, आयरन की एक वैल्यू है वो डिफाइंड रहेगी, है ना.
तो गोल्ड वाला क्या करेगा, अपनी वैल्यू के हिसाब से उसको जो है जितना भी आयरन चाहिए वो करेंसी दे देगा, वो उसको पैसा दे देगा और वहाँ से जो है आयरन खरीद लेगा। आयरन वाले को जितना गोल्ड लेना है वो पैसा देगा और वहाँ से आयरन खरीद लेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेट्रोलॉजी। ये तो सिर्फ मैंने आपको डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मटेरियल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर जो भी सारी चीज़ें होती है उनको मेजर कैसे करना है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है हमको छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना होता है। माइक्रोन्स, मिलीमीटर्स तक का जो है हमको वहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो उन वाले कंडीशंस में, उस वाले सिचुएशन में मेट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले तो मेट्रोलॉजी का बेसिक पढ़ना है। इसमें डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी है, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ मेट्रोलॉजी है। अभी अलग अलग कैटेगरीज है, उसमें साइंटिफिक मेट्रोलॉजी भी है, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी भी है, लीगल मेट्रोलॉजी भी है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन देखना है, इंस्पेक्शन की ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ इंस्पेक्शन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंस्पेक्शन, वो देखना है। प्रिसिशन किसको बोलते हैं, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, रीडेबिलिटी किसको बोलते हैं, कैलिब्रेशन किसको बोलते हैं, ट्रेसेबिलिटी किसको बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी किसको बोलते हैं। तो ये मेट्रोलॉजी के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। इन शॉर्ट क्या है, ये मेट्रोलॉजी के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को हमको सीखना है कि कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो एरर्स के बारे में पढ़ना है कि एरर किसको बोलते हैं और वो उसके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी को अफेक्ट करने वाले, एक्यूरेसी को कम करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हमको देखना है। देन उसके बाद उसी के साथ साथ इसी चैप्टर के अंदर हमको देखना है सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गेटिंग हायर प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। क्या क्या हम प्रिकॉशन लेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, वो चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। देन उसी के साथ साथ इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आपके लिए नया है। 1.6 पॉइंट नंबर 1.6 इज़ न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, बट फ्रॉम पॉइंट 1.1 टू 1.5 ये आप लोगों को जो है डे टू डे लाइफ के अंदर या ये इसमें जो टर्म्स यूज़ हुए हैं ये सारे वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले भी सुन रखी है, जो आप लोगों को पहले से भी पता है, वही सारे पॉइंट्स हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। तो आज